उद्यान की ओर आते राजा दुष्यंत। उनकी वेशभूषा और केशों से ही उनकी दशा झलक रही थी। उनके हृदय का पश्चाताप उनके मुख पर साफ देखा जा सकता था। राजा के साथ विदूषक और प्रतिहारी का प्रवेश। राजा को देखकर कंचुकी उनकी ये दशा के बावजूद उनकी ओज और व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं। वो सोचते हैं, सुंदर व्यक्ति सभी दशाओं में सुंदर दिखाई पड़ते हैं। ये महाराज उदासी के भाव में भी अलग तरह से रूपवान दिख रहे हैं। भले ही उन्होंने बाईं भुजा में पहने हुए एक स्वर्ण कंकर के अतिरिक्त सभी आभूषण त्याग दिए। दुख और रात्रि जागरण के कारण उनकी आंखें अलसाई हुई हैं, पर फिर भी अपने अद्भुत ओज और तेज के कारण इस दशा में भी वे कृश प्रतीत नहीं होते। जैसे सान पर चढ़ाया बहुमूल्य रत्न छोटा होने पर भी अपनी आभा के कारण अलग ही दिखाई पड़ता है। राजा की इस दयनीय दशा पर उनके ओजपूर्ण व्यक्तित्व का प्रभाव ऐसा था कि सिर्फ कंचुकी ही नहीं बल्कि अप्सरा सानुमति भी उनसे प्रभावित हो गई थी। अप्सरा सानुमति ने मन ही मन सोचा, राजा दुष्यंत जैसे व्यक्ति से परित्यक्त और अपमानित होने के बाद भी शकुंतला का इनके प्रेम में तड़पना अब मुझे उचित ही जान पड़ रहा है। ऐसे सुंदर, आकर्षक और तेजस्वी पुरुष को कोई भुलाए भी तो कैसे। ऐसे पुरुष का प्रेम एक बार भी मिले तो पूरा जीवन उसके लिए तड़पना भी कम लगेगा। इधर राजा हमेशा की तरह अपनी शकुंतला के विचारों में ही खोए हुए से उस अंगूठी को देखने के बाद जैसे ही उनकी शकुंतला से जुड़ी स्मृतियां वापस आई थीं, तब से वो अपने आप को क्षमा नहीं कर पा रहे थे। वो सोचते हैं, कितना अभागा है मेरा हृदय। जब मेरी प्राण प्रिय इसे जगाने का यत्न कर रही थी तब तो नहीं जागा, और आज जब पश्चाताप का कष्ट भोगने का समय है तब वापस चेतना में आ गया है। शायद ये जागृत नहीं होता तो इस कष्ट की पीड़ा इतनी असहनीय नहीं होती। राजा के मनोभावों को अप्सरा सानुमति अच्छी तरह समझ रही थी। राजा के व्यक्तित्व से पहले से ही प्रभावित सानुमति का हृदय अब और द्रवित हो उठा था। वे समझ रही थी कि इस प्रेम की पीड़ा की भागीदार अकेली शकुंतला ही नहीं रही। तभी राजा दुष्यंत का अभिवादन करते हुए कंचुकी, महाराज की जय हो। महाराज, इस प्रमद वन को भलीभांति देख लिया है, आप इच्छानुसार कहीं भी विश्राम करें। राजा दुष्यंत, प्रतिहारी, मेरी ओर से जाकर अमात्य आर्य पिशुन से कहें कि आज न्यायासन पर बैठना मेरे लिए संभव नहीं। आज प्रजा के जो कुछ भी काम हो वो देखें और बाद में मुझे कागज पर लिखकर भेज दें। प्रतिहारी, जो आज्ञा महाराज। राजा, पर्वतायन, तुम भी जाओ और अपने कार्य करो। कंचुकी, जैसी महाराज की आज्ञा। सब बाहर चले जाते हैं। अब उस प्रमद वन में केवल राजा और उनके विदूषक मित्र रह जाते हैं और उनको देखती हुई अप्सरा सानुमति। विदूषक, ये आपने अच्छा किया महाराज की सबको भेज दिया। अब आप एकांत में इस प्रमद वन के सबसे अच्छे भाग में चलकर विश्राम करें, जहां वसंत ऋतु छाई रहती है, जहां ना अधिक गर्मी है ना ही ज्यादा ठंड। उस प्रमद वन में वसंत के आगमन की छटा देखकर राजा का मन प्रफुल्लित होकर भी शकुंतला से दूर होने की पीड़ा से कराह उठता है। ऐसे सुंदर उपवन में इस प्रेम ऋतु में कदाचित हर प्रेमी हृदय अपने प्रेम से मिलने को और भी ज्यादा लालायित हो उठता है। ऐसे समय में पहले से ही प्रेम की अग्नि में तप रहे राजा दुष्यंत के लिए अपने हृदय को समझाना आसान नहीं था। वो विदूषक से कहते हैं, मित्र, वो कहते हैं ना कि विपत्ति सदा मौके की ताक में रहती है। सत्य ही कहते हैं। देखो ना, जैसे ही उस मुनिकन्या के प्रेम की याद पर छाया अंधकार छटा, वैसे ही कामदेव ने प्रहार के लिए आम्र मंजरियों का बाण अपने धनुष पर चढ़ा लिया। विदूषक, अगर इन आम्र मंजरियों के सौंदर्य से आपके हृदय में पीड़ा हो रही है तो कहिए, मैं इन्हें अभी तोड़ देता हूं महाराज। कामदेव अपना धनुष चला ही नहीं पाएंगे। राजा उन्हें रोकते हुए, अरे रहने दो रहने दो, इन आम्र मंजरियों का क्या दोष। तुम तो ये बताओ कि यहां ऐसा कोई स्थान है जहां मेरी प्रियतमा की लोच सी सुंदर मनोहारी बेल लताएं हों, जिससे मेरे नेत्रों को थोड़ी शीतलता मिले। विदूषक, आप ही ने तो दासी चातुरिका को चित्रफलक लेकर माधवी कुंज जाने को कहा था ना, जहां पर आज आप शकुंतला का चित्र बनाने वाले थे। राजा, अरे हाँ, वो स्थान सही है,
चलो वहीं चलते हैं। विदूषक: आइए आइए महाराज, इधर आइए। इधर राजा के व्यक्तित्व से पहले से ही प्रभावित अप्सरा सानुमति की उत्सुकता और बढ़ जाती है। अब तक उन्होंने राजा दुष्यंत को शकुंतला के विरह में तड़पते देखा था, पर अब बारी राजा के हृदय में अंकित शकुंतला की उस छवि को देखने का था जो राजा स्वयं उस चित्रपटल पर चित्रित करने जा रहे थे। सानुमति भी उन दोनों के पीछे पीछे चल पड़ती हैं।